मैं बहुत करीब हूं, पूरी लड़ाई लड़ ली मजबूती से, बहुत करीब हूं, जाएंगे, लेकिन इतना विश्वास याद रखना, टेबल ठोक के आपके हक और अधिकार के लिए लड़ूंगा। उसमें आपका बेटा टिकट बांटेगा। मैं चाहूंगा जिसको नेता बनाऊंगा, चाहूंगा जिसको टिकट दूंगा। एनएसयूआई जो कांग्रेस का छात्र संगठन है, यहां पे भी मैं पहला ही अध्यक्ष बनाऊं। उठा के भी देखी तो आंखें निकाल लेंगे। उस उप मुख्यमंत्री जी के खिलाफ षड्यंत्र रचे गए। मैं धन्यवाद देता हूं इस समाज को, आप एकजुट खड़े होके आए, मजबूत होके आए और आपने जवाब दिया। वापस से खिसकना पड़ा, नहीं तो तैयारी पूरी हो गई थी, साहब बोले ना बोले। इतने भी पूरे राजस्थान में कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, उसमें आपका बेटा टिकट बांटेगा। मैं चाहूंगा जिसको नेता बनाऊंगा, चाहूंगा जिसको टिकट दूंगा। तो फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलते हैं, बाकी देखते हैं यार ये कौन है, कौन है। मेघवाड़ कब से ऐसे मजबूत हो गए? तो साहब मेघवाड़ा मजबूत हो गए। इतने आंधियां उठे, हजार बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जिन्हें खिलना है, वो फूल खिल के रहेंगे जिन्हें खिलना है। बहुत जोरदार ये ट्रेनिंग होती है, एक मंच पे आके बोलना। यूं कहें कि इतनी सारी भीड़ देख के अच्छे अच्छे नेताओं के पैर कांपने लग जाते हैं, हाथ कांपने लग जाते हैं। इस बच्ची ने एक लाइन नहीं चुकी, चाहे उसने प्रैक्टिस की हो, चाहे उसने पढ़ा हो, चाहे उनके पिताजी ने उसको समझाया हो। सारे सम्मानित नेताओं का नाम लेना और लाइन टू लाइन बोलना, यह बहुत बड़ी बात है। तो मैं धन्यवाद देता हूं कि समाज में आपने ऐसे बच्चे भी तैयार किए हैं। महिला रिजर्वेशन आ रहा है, नेताओं की बहन बेटियां या उनकी बीवियां नेतागिरी में आएंगी, इससे अच्छा है कि ऐसी बच्चियां राजनीति में आएंगी जो जमीन से संघर्ष करती हुई, सीखती हुई आगे आएंगी। बहुत खुशी होती है इस जागरूक समाज को देख के कि आज इतनी अच्छी अच्छी घोषणाएं माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सामने आप लोगों ने की कि दुकानें खोली जाएंगी। ये बहुत अच्छा और बहुत नया ना बात की टांग खिंचाएगी। देखिए ये होता है, और अगर कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो मेरे हिसाब से राजनीति में कुछ बचेगा ही नहीं। राजनीति में कंपटीशन होना जरूरी है। एक नेता भागेगा तो दूसरा उससे दुगनी गति से भागेगा, एक सो गया तो दूसरा भागने को तैयार ही नहीं है। तो मैं कहता हूं कि टांग खिंचाई करो, लेकिन सही दिशा में करो, यह आवश्यक है। टांग खिंचाई के बिना राजनीति नहीं है। इस समाज को जगाएगा कौन? कौन जगाएगा इस समाज को? आज हमारे ये भीम आर्मी के साथी लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तो हम जैसे लोग और पार्टियों के नेताओं को भी भागना पड़ता है कि मेरे भाई भाग रहे हैं, सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, लाश को लेके बैठ गए, मुआवजा लेके उठेंगे। चाहे विनोद जाकर मुर्दाबाद करना हो, चाहे प्रेम जी का, देखो जो सत्ता में है उसके मुर्दाबाद लगेंगे, लेकिन वो हमारे हैं, हमारे व्यक्ति हैं, हमारी पीड़ा है। माननीय प्रेम जी का हम बहुत सारे आंदोलनों में खड़े हो जाते हैं उनके खिलाफ, लेकिन मन से गलत नहीं है। जब इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया तो विनोद जाखड़ सबसे पहले बोला कि अगर हमारे नेता के खिलाफ किसी ने आंख उठा के भी देखी तो आंखें निकाल लेंगे। उस षड्यंत्र से बाहर आए। बात अगर हमारे असूलों की होगी तो हम मजबूती से टकराएंगे। अगर हमारे नेताओं की छवि को धूमिल करने का काम किया जाएगा, हम आंखों में आंखें डाल के उनके खिलाफत में खड़े होंगे। सत्ता के अंदर सवाल पूछना जायज है, अपनी बात को मनवाना बिल्कुल जायज है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप हमारे नेताओं की छवि को धूमिल करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। उप मुख्यमंत्री जी के खिलाफ षड्यंत्र रचे गए। मैं धन्यवाद देता हूं इस समाज को, आप एकजुट खड़े होके आए, मजबूत होके आए और आपने जवाब दिया। वापस से खिसकना पड़ा, नहीं तो तैयारी पूरी हो गई थी, साहब बोले ना बोले। लेकिन ये आपकी ताकत है साथियों। ये समझने और विचार करने का विषय है कि कोई भी बड़े मंत्रालय अगर आपको मिलते हैं तो सरकारों का एक्सपेरिमेंट होता है, आपको फेल करने का प्रयास किया जाता है। किसी राज्य का आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और आपको कमजोर साबित करके साइड में बैठा दिया जाएगा और यह कहा जाएगा कि दलित समुदाय के अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस समुदाय ने वो नेता पैदा किए हैं जिसने इस देश का संविधान लिखा। ऐसे नेता पैदा किए हैं जो यूपीएससी की तैयारी करने वाली एक बच्ची को, एक बेटी को 4 बार का यूपी का मुख्यमंत्री मायावती जी को बनाया। और उसकी नेतृत्व की क्षमता देखिए आप। पूरा देश लोहा मानता है कि नहीं मानता है, राजनीतिक विचारधारा अलग विषय है। तो हमारे नेताओं में ना विचारधारा की कमी है, ना नेतृत्व की क्षमता की कमी है, बस कमी है तो हम सबको एकजुट होने की है। कलरू जी की बात से सहमत हूं, टांग खिंचाई चलती है,
थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। जो ताकत कलम में है, आज उप मुख्यमंत्री जी जो इस समाज का भला कर सकते हैं सत्ता में रहते हुए, आप 2 लाख लोगों की भीड़ भी कर लोगे ना आंदोलन में तो भी नहीं कर पाओगे। सरकार माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। बहुत सारे आंदोलन होते हैं जिनमें 5-5 लोग इकट्ठा होते हैं, 5-5 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत भाषणबाजियां होती हैं, रोड जाम होते हैं। सरकार नहीं झुके तो नहीं झुके, तो ऐसे नेताओं को भी आपको मजबूत करना पड़ेगा। देखो दोनों पार्टियां हैं, कोई तीसरी भी आएगी, नेतागिरी तो हमें ही करनी है। बाबा साहब अंबेडकर ने आपको जो आरक्षित सीटें दी है, चाहे उधर हो चाहे इधर, होने तो आपके ही है, लेकिन आपका सवाल जायज है कि वो वैचारिक व्यक्ति होना चाहिए, विचारधारा के लिए काम करना चाहिए, वो इस समाज की पीड़ा को समझना चाहिए कि समाज कितना हाशिए पे खड़ा है, इसकी क्या स्थितियां हैं। आज शिक्षा के नाम पे हमारे लोगों को किस तरीके से क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, सब कुछ बदला जा रहा है। संविधान की बात आती है तो आपको करनी पड़ेगी। इन मंचों पे अगर आप संविधान की बात नहीं करोगे तो कहां करोगे। ये हमारे लोग हैं, जब इनके साथ अन्याय होगा, चाहे वो अपने करें चाहे पराए, मुझे लगता है कि आप ही खड़े होंगे। ये जाजम, ये सरकार के सामने अगर कोई मजबूती से लड़ सकता है तो वो ये सारा का सारा समाज खड़ा होता है। मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी उस जमाने में बहुत कदावर नेता रहे हैं। जब वो शिक्षा मंत्री थे, बीच में से हटा दिया गया ना, क्योंकि ये किसी को मजबूत मंत्रालय देते हैं तो उनको बीच में से साइडलाइन कर देते हैं। मैं कहता हूं अगली बार इन हमारी मैडम को आप गृह मंत्री बनाइए, महिला लॉ एंड ऑर्डर पे काम करेगी तो क्या मजबूती लेके आएगी, आप समझने का प्रयास कीजिए। टीना डाबी जैसी आईएएस अगर बाड़मेर में लगती है कलेक्टर तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर साइड कर देती है। मुख्यमंत्री जी को जो डिपार्टमेंट मिले हैं बहुत मजबूत हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप समाज के कोई लोग आए, वैसे तो आप भला करते हैं, जन सुनवाई करते हैं, हम भी आपके पास फरियाद लेके आते रहते हैं, लेकिन फिर भी आउटराइट थोड़ा लीक से हटके भी आप इन लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपसे उम्मीद रखते हैं। और मुझे इतना पता है, विश्वास है कि जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी तो हम लाखों की संख्या में आपके पीछे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और आपको मजबूत करेंगे। जहां भी कोई छोटे मोटे रोजगार की बात आए, कोई छोटे मोटे टेंडर टुंडर आए, साहब हमारे गरीब लोग हैं, कोई पंचायत समिति का पैसा अटका हो, कोई और कोई छोटे मोटे काम हो, तो आपसे निवेदन है कि आप इनको खुले हाथ से दीजिए। आप समाज में अगर आप छोटे मोटे 2-4 अच्छे उद्योगपति एक पंचायत में तैयार कर दोगे तो आपको चुनाव में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, हम ही आएंगे आपका प्रचार करने के लिए। बात से सहमत हो? क्योंकि इस समाज को अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो सबसे ज्यादा है शिक्षा के साथ साथ अर्थ की। क्योंकि मैं राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष रहा, राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा, आज एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष हूं। जितने भी पूरे राजस्थान में कॉलेज और यूनिवर्सिटी है उसमें आपका बेटा टिकट बांटेगा। मैं चाहूंगा जिसको नेता बनाऊंगा, चाहूंगा जिसको टिकट दूंगा, तो कमजोर बात नहीं है। विश्वविद्यालय के अंदर पहला एससी का अध्यक्ष बनने वाला मैं हूं, मैंने दरवाजे खोले। कॉलेज के अंदर चुनाव लड़ा और जीता, वहां भी मैं पहला ही बना। और ये एनएसयूआई जो कांग्रेस का छात्र संगठन है, यहां पे भी मैं पहला ही अध्यक्ष बना हूं। ऐसा नहीं है समाज में कमी है टैलेंट की या लोगों की, बस थोड़ा जिगर चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से जिस तार में करंट नहीं होता है उस तार पे लोग क्या करते हैं, कपड़े सुखा देते हैं। तो करंट की जरूरत है, आपको छाती ठोक के मजबूती से आना पड़ेगा। हम आगे पीछे घूमते हैं, 150 गाड़ियों का काफिला लेके घूमते हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलते हैं, बाकी देखते हैं यार ये कौन है, कौन है। मेघवाड़ कब से ऐसे मजबूत हो गए? तो साहब मेघवाड़ मजबूत हो गए, इतने कमजोर नहीं है। सब अच्छे कपड़े पहनेंगे, बढ़िया रेबिन का चश्मा लगाएंगे, बढ़िया सूट बूट पहन के रहेंगे। बाबा साहब अंबेडकर को आपने देखा कभी कुर्ता पजामा पहने हुए? अच्छी पोशाक है, लेकिन मैं पूछता हूं, अंबेडकर साहब हमेशा सूट बूट में रहते थे, हो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। वो सूट बूट में इसलिए रहते थे, वो इस समाज को सिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे कि आपको अपने आप के अंदर क्या क्या बदलाव लाने हैं। सब लोग जब कैबिनेट की मीटिंग बैठती थी और आफ्टर लंच होता था तो लंच के अंदर डॉक्टर अंबेडकर नैपकिन लगा के, बढ़िया फोक की जो कांटे वाली चम्मच आती है ना, उससे काट के तरीके से खाते थे ताकि सामने वालों के पेट में मरोड़ चले। वो तांगे में नहीं आते थे। कभी गरीबी में संघर्ष करा होगा अलग बात है, उस समय की जो
गाड़ियां होती थी, एम्बेसडर होती थी, क्या बाबा साहब अंबेडकर एम्बेसडर में चलते थे और पोर्च कॉलोनी में उनका मकान है। ऐसी व्यवस्थाएं जो है डॉक्टर अंबेडकर ने आप सबको सिखाने की जो है की है। हम सब उन्हीं की राह पे हैं, वो हमारे आदरणीय हैं। उनके विचारों को हम लोग जिंदा रखेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन मुझे अगर विधानसभा में जाने का मौका मिला या लोकसभा में जाने का मौका मिला, मैं बहुत करीब हूं, पूरी लड़ाई लड़ ली मजबूती से, बहुत करीब हूं, जाएंगे, लेकिन इतना विश्वास याद रखना, टेबल ठोक के आपके हक और अधिकार के लिए लड़ूंगा और मजबूती से आपकी बात रखूंगा, चाहे अपने हो चाहे कोई और हो, आंखों में आंखें डाल के लड़ेंगे। तो आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं। माननीय कलरू जी, इस समाज को अगर सबसे ज्यादा किसी की आवश्यकता है तो शिक्षा ही है, क्योंकि हम और आप अंतिम पीढ़ी के व्यक्ति हैं जो कुर्ते पजामे की राजनीति करेंगे। आने वाली जनरेशन चश्मा लगाएगी, बाबा साहब अंबेडकर की तरह सूट बूट पहनेगी और हाथ में टैबलेट लेके विधानसभा और लोकसभा में जाएगी, क्योंकि जनरेशन बदलने वाली है। आपके बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, अच्छी संस्थानों में पढ़ेंगे तो वो सवाल जवाब कर पाएंगे, नहीं तो मेहनत मजदूरी तो हमारे बाप दादा करते हैं 5000 साल से। तो इसलिए शिक्षित होना बहुत आवश्यक, और शिक्षा भी टेक्निकल लीजिए। जैसे कोई 2-4 नौकरियां तो ठीक है, नौकरियों का तो बंटा ढाल हो गया, जिसके पास 30 लाख रुपए, पेपर लीक का मामला आपके सबके सामने है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि आपके बच्चे पढ़ने में बहुत असमर्थ हैं। मैंने अभी जयपुर में आंदोलन किया इन कोचिंग संस्थानों के खिलाफ, बहुत मजबूत आंदोलन था, 1.5 लाख रुपए फीस ले रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, हम सब लोग एक साथ हैं।